गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ललिता राणा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमित में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा जो चल रहा था टॉपिक एनवायरनमेंट में चल रहा था हमारा, उसमें पर्यावरण का अर्थ हो गया था, परिभाषाएँ हो गई थी। लेकिन कुछ दिन से हम अपनी जो है वीडियोज़ नहीं दे पाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे हो गई थी इसलिए। लेकिन अब आपको जो है ना कंटिन्यू आपको वीडियो मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। तो हमारा जो पर्यावरण का अर्थ, मीनिंग, परिभाषाएं और विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, ये सब हो गया था। अब देखिए, आपका जो नेक्स्ट है आपके सिलेबस में ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को क्या कहते हैं हम हिंदी में? पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए, ये जो है हमारा इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इकोसिस्टम क्यों बना, या इसको इकोसिस्टम से पहले ये क्या था। तो देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। मतलब इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी को क्या कहेंगे हम? पारिस्थितिकी। अब देखिए, ये जो इकोलॉजी है, ये इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। इकोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इकोलॉजी जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये दो शब्दों के मेल से बना है। इकोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए कौन कौन से? इको प्लस लॉजी, इको प्लस लॉजी। अब देखिए, ये जो इकोलॉजी दो शब्दों से हमारा डिवाइड हो गया है, इको प्लस लॉजी। अब देखिए, इसमें इको का क्या अर्थ है और लॉजी का क्या अर्थ है। इको का अर्थ है हाउस या रहने का स्थान। हाउस या रहने का स्थान। और लॉजी का अर्थ है अध्ययन। लॉजी का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जीवों और वातावरण के बीच परस्पर संबंध को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, एक थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे अनेक तरह के जीव रह रहे हैं, और ये जो क्या है, ये हमारा बाहरी आवरण है या वातावरण है। तो ये जो हो गए हमारे यहाँ रह रहे हैं, ये जीव है, और ये क्या है? वातावरण हो गया। तो इनका क्या है? एक दूसरे से परस्पर संबंध है, और जीवों और वातावरण के परस्पर संबंध को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। आगे चलिए, देखिए इकोलॉजी जो है हमारा, इकोलॉजी की जो रिसर्च की थी वो जर्मन वैज्ञानिक ने की थी। जर्मन वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में क्या किया था? इन पे रिसर्च स्टार्ट की थी, इकोलॉजी पे। 1866 में 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने रिसर्च स्टार्ट की थी किस पे? इकोलॉजी पे। कहाँ के थे ये? जर्मन के, यानी कि जर्मनी के थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें हमारे जो है ये इकोलॉजी जो है, इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से हमारे बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो कि इकोलॉजी क्या है, ये क्वेश्चन बन गया। इकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। कितने शब्दों से मिलकर बना है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इसके जो हमने दो शब्दों में इसको डिवाइड किया, इनका मीनिंग क्या क्या है, ये जहाँ जैसे इको और लॉजी दो भागों में बांट दे, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। इको का क्या अर्थ है या लॉजी का क्या अर्थ है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि इकोलॉजी है क्या। तो इकोलॉजी क्या है? जीवों और वातावरण का क्या है? परस्पर संबंध है, वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी की जो रिसर्च स्टार्ट की थी वो जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने स्टार्ट की थी। कब? 1866 में। तो देखिए, आपके यहीं से इतने सारे क्वेश्चन
बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए अर्नेस्ट हैकल जो थे जर्मनी के थे। अर्नेस्ट हैकल का जो जन्म हुआ था वो 1834 में हुआ था। 1834 में जो हुआ था अर्नेस्ट हैकल का जन्म हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जो इकोलॉजी की जो रिसर्च स्टार्ट की थी वो अर्नेस्ट हैकल ने की थी, तो उनका जन्म कब हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु का पूछा जाए तो इनकी मृत्यु 1919 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1919 में अर्नेस्ट हैकल की मृत्यु। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। अब देखिए अर्नेस्ट हैकल के साथ साथ दो यूनानी दार्शनिक और थे जिन्होंने इस पे क्या किया था, इस रिसर्च में, पारिस्थितिकी रिसर्च में उनका योगदान दिया था, मतलब इस पे अध्ययन किया था। तो वो जो दो वैज्ञानिक थे वो कौन कौन थे? अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स। अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स ये दो साइंटिस्ट या इनको दार्शनिक कह सकते हैं। इन्होंने भी हम क्या किया था, इकोलॉजी पे रिसर्च की थी। और जो इन्होंने इकोलॉजी पे रिसर्च स्टार्ट की थी तो वो कब इनकी कंप्लीट हुई थी? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के अंत तक जो इकोलॉजी की जो रिसर्च कंप्लीट हो गई थी वो कब हुई थी? 19वीं शताब्दी के लास्ट तक इकोलॉजी की रिसर्च कंप्लीट हो गई थी। अब देखिए ये जो हमारा, हालांकि ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर के लिए चल रहा है, उनके सिलेबस में है, लेकिन ये यूपी टेट, डीएलएड और भी बहुत सारे एग्जाम के लिए ईवीएस है, ये किसी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे। ये नहीं कि आप ये बीएड की क्लास है तो उसी में आपको ये आएगा। अब आगे देखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर जितना ही आप हमें कमेंट करेंगे तो हमारा क्या है, जो एनर्जी लेवल है वो डबल हो जाएगा। चलिए आगे अपने कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। इतने सारे क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं। इकोलॉजी हो गया, ग्रीक भाषा का है, 2 शब्दों में डिवाइड किया हुआ है, दोनों के अलग अलग मीनिंग मैंने बता दिए हैं। फिर किसने रिसर्च स्टार्ट की थी? अर्नेस्ट हैकल ने की थी। कब? 1866 में इनका जन्म हुआ था, 1834 में, और मृत्यु 1919 में हो गई थी। इनके साथ दो जो और दार्शनिक थे, अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स, इन्होंने भी क्या किया था? पारिस्थितिकी में अध्ययन किया था और 19वीं शताब्दी के अंत तक इस पर रिसर्च कंप्लीट हो गई थी। यहाँ तक हो गया है। आगे चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आ जाता है कि इकोलॉजी के जनक, तो इकोलॉजी के जनक अर्नेस्ट हैकल ही हैं। अगर इकोलॉजी के जनक की बात आती है तो अर्नेस्ट हैकल ही इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। लेकिन इसकी जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी रॉय क्लाम्फ ने। किसने की थी? रॉय क्लाफम ने। ठीक है, किसने की थी? रॉय क्लाफम ने की थी। कब की थी? 1930 में। इसकी स्थापना 1930 में किसने की थी? रॉय क्लाफम ने। और जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। अब देखिए आता है इकोलॉजी का अर्थ। तो इकोलॉजी का आप सिंपल 2 लाइन में, इसी से आप बहुत सारा मतलब थ्योरी भी बना सकते हैं। तो जो हमारा क्या है, जीवों और वातावरण के बीच जो परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? हम इकोलॉजी कहते हैं। कि जो जीवों के और वातावरण के बीच में जो हमारा परस्पर एक संबंध स्थापित होता है, उस वो ही हमारा क्या है? इकोलॉजी है। देखिए जीवों और वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को ही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आपका इकोलॉजी जो है कंप्लीट हो गया कि इकोलॉजी क्या है। अब देखिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, इकोसिस्टम की। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था इकोलॉजी वो हमारा क्लियर हो गया था। अब हम अपने मेन टॉपिक इकोसिस्टम की ओर चलते हैं। देखिए इकोसिस्टम का जो जनक माने जाते हैं वो एजी टांसले माने जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एजी टांसले। जो ये
एजी टांसले जो है वो क्या है, इकोसिस्टम के जनक है। इन्होंने इकोसिस्टम का जो एक वो रिसर्च किया था या इसको मतलब पारित किया था, वो कब किया था, 1935 में किया था। ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इकोसिस्टम के जनक कौन है, तो इकोसिस्टम के जनक कौन है, एजी टांसले हैं और 1935 में इन्होंने इसको दिया था। चलिए अपने आगे चलते हैं टॉपिक की ओर। अब देखते हैं हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ देखते हैं। देखिए क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र, किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण के अन्य जैविक समुदाय से पारस्परिक या परस्पर संबंध होता है। इसी पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखिए एक और मीनिंग है इसको, हल्का सा है, थोड़ा सा इजी सा, वो देख लीजिए कि जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। और वो जो परस्पर संबंध पे जो हम रिसर्च करते हैं, इसी अध्ययन को क्या कहते हैं, हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब देखिए जो हमारा ये पृथ्वी है, इस पे क्या है, अनेक तरह के जीवधारी रह रहे हैं, सजीव निर्जीव सब कुछ इस पे है, पेड़ पौधे और क्या कहते हैं सारे एनिमल्स यहीं पर हैं, मनुष्य यहीं पर रह रहा है। और जो ये क्या है, हमारा वातावरण है। तो इन जीवधारियों का और इस वातावरण का क्या है, आपस में परस्पर संबंध है। तो ये जो परस्पर संबंध है ये हमें कैसे पता चलेगा, रिसर्च के माध्यम से चलेगा। तो इन पे जो हम ये परस्पर संबंध जो इनका बीच में बना हुआ है, एक तालमेल आपस में बना हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। देखिए ये जो परस्पर संबंध है, मैं इसको आगे फूड चेन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है तो यहाँ पे कवर अप नहीं हो पाएगा, तो मैं आगे इसको बताऊंगी। तो जो क्या है, जो जैविक समुदाय हैं उनका परस्पर संबंध किससे बना हुआ है, हमारे पर्यावरण से बना हुआ है। तो उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दो मैंने अर्थ आपको बता दिए हैं। दूसरा यह है कि जीवधारियों और पर्यावरण के बीच जो परस्पर संबंध बना हुआ है, इसी परस्पर संबंध को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस परस्पर संबंध को, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन। लिंडमैन के अनुसार क्या कहते हैं लिंडमैन, किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित वातावरण इकोसिस्टम कहलाता है। देखिए किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में, अब देखिए क्षेत्र देख लीजिए, जैसे कोई हमारा एक क्षेत्र है, जैसे हमने इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जलीय और स्थलीय। देखिए ये मैं खाली एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, ये नहीं कि ये दो टाइप में ही इसको हम बदल सकते हैं, ये इसके हम बहुत सारे टाइप बना सकते हैं। मैं खाली आपको दो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था ही क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है। अब कैसे, अब देखिए ये है स्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो स्थल पे बहुत सारे जीव रहते हैं, छोटे बड़े, उनसे भी छोटे और बहुत बड़े। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, वो मैं आपको फूड चेन में समझाऊंगी। जैसे क्या होता है कि कोई छोटे जो जानवर, जैसे शेर है, तो शेर क्या करेगा, वो अपने जो छोटे जानवर होते हैं उनका शिकार करेगा उनको खाने के लिए। क्यों, क्योंकि वो उन पे आश्रित है, अगर वो उनको नहीं खाएगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या की हुई है, एक व्यवस्था निर्मित की हुई है, सभी वहाँ पे जो उनसे छोटे जानवर है उनसे छोटे जानवर का शिकार करेंगे। या एक घास का मैदान ले लीजिए, तो उस घास के मैदान में क्या है, कुछ जीवधारी या कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं, मतलब चारा खाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस घास पे आश्रित है, उन्होंने वहीं पे व्यवस्था बनाई हुई है। या फिर जल में ले लीजिए, तो जलीय क्या है, एक क्षेत्रीय इकाई हो गई, जल जो है एक क्षेत्र हो गया उनका। उस जल के अंदर बहुत सारे तरह तरह के रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे बड़ी मछली है, तो बड़ी मछली क्या करेगी, छोटी मछली को खाएगी, और जो छोटी मछली है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी जल में रहते हैं उनको खाएगी। तो उन्होंने क्या किया है, आपस में एक व्यवस्था निर्मित की हुई है। अब वो व्यवस्था क्या है कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। वो फूड चेन में आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको फूड चेन पढ़ाऊंगी आगे। चलिए ये यहाँ तक आपका हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ हो गया, इसकी परिभाषाएं हो गई। अब देखिए इसके घटक देख लेते हैं हम।
इकोसिस्टम के घटक देख लेते हैं हम। घटक, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इकोसिस्टम के जो घटक हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। किसको? इकोसिस्टम के घटक को। और कौन कौन से हैं वो दोनों? देखिए इसमें हम जो दोनों हमने बनाए हुए हैं, अजैविक और दूसरा है हमारा जैविक। अब देखिए ये जो हमारा अजैविक है, इसमें जितने भी हमारे कार्बनिक या कार्बनिक जो चीजें आती हैं वो हम किस में रखेंगे? अजैविक में रखेंगे। और जैविक में हमारा जैविक में हमारा आएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। देखिए इनको देख लीजिए आप। पहले हम देखते हैं जैविक। तो जैविक को हमने क्या किया है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला है हमारा उत्पादक, उसके बाद है उपभोक्ता और तीसरा है हमारा अपघटक। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हैं, ये क्या है ये समझ लीजिए। देखिए उत्पादक में हमारे क्या आएंगे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए। उपभोक्ता में हमारा क्या आएगा, जंतु, जो जीव जंतु हो गए वो हो गए। और अपघटक में हमारे आएंगे सूक्ष्म जीव जो होते हैं। ठीक है। अब इसमें आप यहीं थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें आएंगे हमारे पेड़ पौधे, उपभोक्ता में आएंगे हमारे क्या, जीव जंतु, और इसमें आएंगे हमारे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव अपघटक में। चलिए देखते हैं हम हमारा अजैविक। अजैविक में हमारा दो उसमें बांट देते हैं हम अजैविक को। अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है, एक तो हमारा अकार्बनिक आता है इसमें, और दूसरा कार्बनिक। अब देखिए ये जो हमारा अकार्बनिक और कार्बनिक है, तो कार्बनिक जो हमारा है इसमें तो वो चीज जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं न्यूट्रिशन वाले, वो इसमें रखे जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, और जी आपका विटामिन हो गया, और खनिज पदार्थ। ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, कार्बनिक में आएगा। अब अकार्बनिक में हमारा क्या आता है, जैसे मृदा हो गई, मृदा, जल, वायु, ठीक है, मृदा, जल, वायु, और क्या कहते हैं खनिज पदार्थ हमारे जो है, ना खनिज आएंगे, सॉरी खनिज पदार्थ नहीं, खनिज और चट्टाने, खनिज, चट्टाने। तो ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा अकार्बनिक में आएगा। अब देखिए वीडियो जो है हमारी ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इसको जो मैं इसका क्लियरिफिकेशन आपको दूंगी, क्लियर करूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को देखना ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, आपको कोई इशू हो रहा है उसमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बस हमारी वीडियो ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वायरल कीजिए ताकि हमें डबल एनर्जी मिले। थैंक यू।